इलेक्ट्रोलिसिस के अंतर्गत आज हम फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस की बात करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने इलेक्ट्रोलिसिस के बहुत सारे एग्जाम्पल्स डिस्कस किए थे। आज हम देखेंगे कि जब इलेक्ट्रोलिसिस होता है तो डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स पर जो सब्सटेंसेस डिस्चार्ज होते हैं उनकी क्वांटिटी किन लॉज के अकॉर्डेंस होती है। तो याद रहे, इलेक्ट्रोलिसिस के कंसर्न में फैराडे ने दो लॉज दिए हैं जिनको हम फैराडेज फर्स्ट लॉ एंड फैराडेज सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के नाम से जानते हैं, और आज हम इन्हीं दोनों लॉज को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, और सबसे पहले देखते हैं कि स्लाइड में क्या लिखा है। फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ऑन एक्सपेरिमेंटल बेसिस फैराडे गेव फॉलोइंग टू लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। Faraday's first law. This law gives the relation between the amount of substances discharged on respective electrodes and the quantity of charge passed through the electrolytic solution. According to this law, during electrolysis, the amount of the substances discharged on respective electrodes is directly proportional to the quantity of charge passed through the solutions. तो आपको बताया गया कि फैराडे ने इलेक्ट्रोलिसिस से संबंधित दो नियम दिए हैं। ऑन एक्सपेरिमेंटल बेसिस यानी प्रायोगिक आधार पर फैराडे ने इलेक्ट्रोलिसिस पर आधारित दो नियम दिए हैं, क्लियर है, जिनको हम फैराडेज फर्स्ट लॉ एंड फैराडेज सेकेंड लॉ यानी फैराडे का प्रथम नियम और फैराडे का द्वितीय नियम बोलते हैं। याद रहे, अबाउट इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस से संबंधित दो नियम है। पहला नियम देखिए क्या है। पहला नियम, जिस समय इलेक्ट्रोलिसिस होता है उस समय डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स पर जो सब्सटेंसेस डिस्चार्ज होते हैं उनकी क्वांटिटी क्या होगी, और सोल्यूशन से जो चार्ज पास हो रहा है इन दोनों के बीच कोरिलेशन देता है कौन? फर्स्ट लॉ। क्या बोलता है फैराडेज फर्स्ट लॉ? ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस द क्वांटिटी ऑफ ए सब्सटेंस डिस्चार्ज्ड ऑन एन इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ चार्ज पास्ड थ्रू द सॉल्यूशन। यानी विद्युत अपघटन के दौरान किसी इलेक्ट्रोड पर विसर्जित पदार्थ की मात्रा विलयन से, विद्युत अपघटनी विलयन से प्रवाहित विद्युत आवेश की मात्रा के समानुपाती होती है। इसी को हम किस नाम से जानते हैं? फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। देखिए क्या लिखा है। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस द अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस डिस्चार्ज्ड ऑन रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ चार्ज पास्ड थ्रू द सॉल्यूशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट Q coulomb charge is passed through an electrolytic solution and M is mass of a substance discharged on an electrode. Then from Faraday's first law, तो मान लिया गया कि इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन से Q कूलम आवेश, Q कूलम चार्ज पास हुआ और किसी इलेक्ट्रोड पर किसी सब्सटेंस की जो क्वांटिटी डिस्चार्ज हुई, सपोज दैट इज M। कितनी है? M है। Then from Faraday's first law, तो Faraday's first law बोलता है M will be proportional to Q। M यानी quantity of substance, mass of substance discharged on an electrode is directly proportional to quantity of charge passed through the solution। M is proportional to Q। Since Q equals to charge equals to होता है I into T के। Q equals to क्या होता है? IT होता है, जहां पर I इक्वल है स्ट्रेंथ ऑफ करंट इन एम्पियर। आई इज स्ट्रेंथ ऑफ करंट इन एम्पियर, यानी करंट का स्ट्रेंथ है, विद्युत धारा की प्रबलता है किस यूनिट में? एम्पियर में। एंड टी इज टाइम इन सेकेंड। टी किस यूनिट में है? सेकेंड में है, टाइम है वो। क्लियर है? तो आपने देखा कि सिंस Q इक्वल्स टू IT, देयरफॉर M विल बी प्रोपोर्शनल टू IT। M इज प्रोपोर्शनल टू Q एंड Q इक्वल्स टू IT, देयरफॉर M विल बी प्रोपोर्शनल टू IT और M इक्वल्स टू ZIT। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन मिला, M इक्वल्स टू ZIT, वेयर Z इज ए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट called electrochemical equivalence of this substance। याद रहे, यहां पर Z एक समानुपातिक स्थिरांक है जिसको रेस्पेक्टिव सब्सटेंस का, यानी जो सब्सटेंस इलेक्ट्रोड पर डिस्चार्ज हो रहा है उसका इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस
क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस कहा जाता है, यानी विद्युत रासायनिक समतुल्यता कहा जाता है। क्लियर है? दैट इज जेड। याद रहे ये जेड जो है यह सब्सटेंस का तुल्यांकी भार यानी इक्विवेलेंट वेट नहीं है। अलग बात है कि यह इक्विवेलेंट वेट के साथ रिलेटेड है, बट जेड इज नॉट इक्विवेलेंट वेट, इट इज रिलेटेड टू द इक्विवेलेंट वेट। आगे हम देखेंगे रिलेशन, लेकिन ये जेड को कंफ्यूज ना हो, इट इज नॉट इक्विवेलेंट वेट ऑफ द सब्सटेंस, बट इट इज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस ऑफ द सब्सटेंस। सब्सटेंस का इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस है विच इज रिलेटेड टू द इक्विवेलेंट वेट ऑफ द सब्सटेंस। इक्विवेलेंट वेट ऑफ द सब्सटेंस के साथ ये रिलेटेड है। कैसे रिलेटेड है हम आगे डिस्कस करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ I इक्वल्स टू 1 एम्पियर, याद रहे फॉर्मूला मिल गया है अपने को, M इक्वल्स टू ZIT। अब यहां पर देखिए हम यहां Z को डिफाइन करना चाह रहे हैं। कैसे डिफाइन होगा Z? देखिए इफ I इक्वल्स टू 1 एम्पियर, T इक्वल्स टू 1 सेकेंड, देन M विल बी इक्वल्स टू Z, क्योंकि Z इंटू I दैट इज 1 इंटू T दैट इज 1। तो क्या मिला अपने को? M इक्वल्स टू Z मिल गया। तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम Z को? Z इक्वल्स टू M कब? व्हेन I इक्वल्स टू 1 एम्पियर एंड T इक्वल्स टू 1 सेकेंड। दैट इज द मास ऑफ सब्सटेंस डिस्चार्ज्ड ऑन एन इलेक्ट्रोड व्हेन ए करंट ऑफ 1 एम्पियर is passed through the electrolytic solution for 1 second। अगर इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन से 1 एम्पियर प्रबलता की करंट 1 सेकेंड तक पास की जाए तो किसी इलेक्ट्रोड पर सब्सटेंस का जो अमाउंट डिस्चार्ज होगा वही उस सब्सटेंस का इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस कहलाएगा, विद्युत रासायनिक समतुल्यता कहलाएगा। क्लियर है? ये देखिए क्या लिखा है? दस द अमाउंट ऑफ दिस सब्सटेंस डिस्चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रोड by passing a current of 1 ampere for 1 second through the electrolytic solution is called electrochemical equivalence of the substance। यानी किसी विद्युत अपघटनी विलयन से 1 एम्पियर की विद्युत धारा 1 सेकेंड तक प्रवाहित करने पर किसी इलेक्ट्रोड पर विसर्जित पदार्थ की मात्रा उस पदार्थ का इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस यानी विद्युत रासायनिक समतुल्यता कहलाता है। क्लियर है? और इसका एक और डेफिनेशन याद रहे, 1 एम्पियर का करंट सॉल्यूशन से 1 सेकेंड के लिए पास किया गया तो कितना चार्ज पास हुआ? Q इक्वल्स टू I इंटू टी। Q इक्वल्स टू I इंटू टी दैट इज 1 एम्पियर इंटू 1 सेकेंड दैट इज 1 कूलम। कितना चार्ज पास हुआ? 1 कूलम चार्ज। यानी 1 कूलम चार्ज के द्वारा किसी सब्सटेंस का जो अमाउंट डिस्चार्ज कराया जाता है वही क्या कहलाता है? उस सब्सटेंस का इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस कहलाता है। देखिए क्या लिखा है? द अमाउंट ऑफ दिस सब्सटेंस डिस्चार्ज्ड ऑन एन इलेक्ट्रोड बाय पासिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। याद रहे 1 एम्पियर की करंट 1 सेकेंड तक पास की गई सोल्यूशन से, मतलब कितना कूलम चार्ज पास हुआ? 1 कूलम। उसी को यहां डायरेक्ट बोल दिया गया है। The amount of this substance discharged on an electrode by passing 1 coulomb of charge through the electrolytic solution is called electrochemical equivalence of this substance। यानी किसी विद्युत अपघटनी विलयन से 1 कूलम का आवेश प्रवाहित करने पर किसी इलेक्ट्रोड पर विसर्जित पदार्थ की मात्रा उस पदार्थ का इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस यानी विद्युत रासायनिक समतुल्यता कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस दैट इज Z एंड इक्विवेलेंट मास दैट इज E ऑफ सब्सटेंस। याद रहे मैंने बताया कि Z को आप इक्विवेलेंट वेट यानी E से कंफ्यूज ना हो, दोनों अलग अलग चीजें हैं। ये अलग बात है, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। क्या रिलेशन है यहां पर हमने डिस्कस किया है। ये देखिए, सिंस मास डिस्चार्ज्ड बाय 1 फैराडे ऑफ चार्ज दैट इज कॉल्ड इक्विवेलेंट वेट E ऑफ द सब्सटेंस। याद रहे 1 फैराडे यानी 96,500 कूलम, इसके द्वारा जो अमाउंट डिस्चार्ज कराया जाता है किसी सब्सटेंस का वह उस सब्सटेंस का कहलाता है इक्विवेलेंट वेट।
क्लियर है? तो क्या देखा आपने? सिंस मास डिस्चार्ज्ड बाय 1 फैराडे ऑफ चार्ज, दैट इज E. व्हाट इज E? दैट इज इक्विवेलेंट मास ऑफ दिस सब्सटेंस. क्लियर है? Therefore, mass discharged by 96,500 coulomb of charge. 1 Faraday means कितना? 96,500 coulomb. Mass discharged by 96,500 coulomb of charge यानी 96,500 coulomb आवेश के द्वारा विसर्जित पदार्थ की मात्रा, दैट्स इक्वल्स टू E हो गया. 1 Faraday that is 96,500 coulombs. Therefore, mass discharged by 1 coulomb of charge, याद रहे 96,500 coulomb के द्वारा जो मास डिस्चार्ज हुआ दैट इज E. तो 1 कूलम ऑफ चार्ज के द्वारा कितना डिस्चार्ज कराया जाएगा? दैट इज E अपॉन 96,500. और यही 1 कूलम ऑफ चार्ज के द्वारा जो अमाउंट डिस्चार्ज कराया जाएगा दैट इज कॉल्ड Z. तो Z इक्वल हो गया E अपॉन 96,500. क्लियर है? क्या मिला अपने को? 10 इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस दैट इज Z इक्वल्स टू इक्विवेलेंट वेट यानी तुल्यांकी भार उस पदार्थ का जिसको E से डिनोट किए हो डिवाइडेड बाय 96,500. तो ये रिलेशन मिल गया Z और E के बीच. क्या लिखा है? दिस एक्सप्रेशन गिव्स द रिलेशन बिटवीन इक्विवेलेंट मास एंड इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस ऑफ दिस सब्सटेंस. तो ये रिलेशन किसी सब्सटेंस के इक्विवेलेंट मास यानी तुल्यांकी भार और इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस यानी विद्युत रासायनिक समतुल्यता के बीच रिलेशन देता है. क्या रिलेशन मिला? Z इक्वल्स टू E अपॉन 96,500. आगे हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए इसका यूज करेंगे. चलिए आगे बढ़ते हैं. नाउ फैराडे सेकेंड लॉ. तो आपने फर्स्ट लॉ देखा. फर्स्ट लॉ क्वांटिटी ऑफ चार्ज पास थ्रू द सॉल्यूशन एंड मास ऑफ सब्सटेंस डिस्चार्ज ऑन इलेक्ट्रोड, इन दोनों के बीच कोरिलेशन दिया. अब हम बात करने जा रहे हैं सेकेंड लॉ की. देखिए क्या है सेकेंड लॉ. दिस लॉ गिव्स द रिलेशन बिटवीन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिस्चार्ज्ड ऑन डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स एंड देयर इक्विवेलेंट मास. ये जो सेकेंड लॉ है किसी सब्सटेंस के उस अमाउंट के जो इलेक्ट्रोड पर डिस्चार्ज हो रहा है उसके बीच और उस सब्सटेंस के इक्विवेलेंट मास के बीच, इन दोनों के बीच कोरिलेशन देता है. क्या क्या बताया गया? इट गिव्स कोरिलेशन बिटवीन अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस डिस्चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रोड एंड इट्स इक्विवेलेंट वेट. देखिए क्या बोलता है लॉ. अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस the amount of the substances discharged on respective electrodes is directly proportional to the equivalent mass of this substance. तो बताया गया कि विद्युत अपघटन के दौरान किसी इलेक्ट्रोड पर विसर्जित पदार्थ की मात्रा यानी m उस पदार्थ के तुल्यांकी भार यानी E के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, समानुपाती होती है. यह है फैराडेज सेकेंड लॉ. याद रहिए बेसिक स्टेटमेंट हमने आपको बताया फैराडे सेकेंड लॉ का. ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंसेस डिस्चार्ज्ड ऑन रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इक्विवेलेंट मास ऑफ द सब्सटेंस. मैथमेटिकली m इज प्रोपोर्शनल टू E. क्या मिला मैथमेटिकल रिलेशन सेकेंड लॉ का? m इज प्रोपोर्शनल टू E. फर्स्ट लॉ का क्या रिलेशन था? m इज प्रोपोर्शनल टू Q. क्लियर है? तो m इज प्रोपोर्शनल टू E, ए सेकेंड लॉ का बेसिक रिलेशन आपको दिखा. आगे चलते हैं. लेट सेम करंट इज पास्ड थ्रू टू डिफरेंट वोल्टामीटर्स कनेक्टेड इन सीरीज फॉर सेम टाइम. इफ m1 and m2 are the masses of two different substances discharged and E1 and E2 are their equivalent masses respectively, then from Faraday's second law of electrolysis यहां मान लिया गया कि दो वोल्टामीटर सीरीज में कनेक्टेड, उनमें सेम प्रबलता की करंट सेम टाइम के लिए पास की गई और किन्हीं दो इलेक्ट्रोडों पर डिस्चार्ज सब्सटेंसेस, दो अलग अलग सब्सटेंसेस के डिस्चार्ज अमाउंट m1 और m2 हैं और उनके इक्विवेलेंट मासेस E1 एंड E2 हैं रेस्पेक्टिवली. क्या बताया गया? समान प्रबलता की विद्युत धारा समान समय के लिए दो वोल्टामीटर से पास की गई जो कि सीरीज में जुड़े हुए थे, नेचुरली सेम करंट पास होगी वहां से. और दो अलग अलग सब्सटेंसेस के मासेस जो डिस्चार्ज हो रहे हैं रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड पर, संगत इलेक्ट्रोड पर, वो m1 और m2 हैं.
और उनके इक्विवेलेंट मासेस E1 और E2 है। देन फ्रॉम फैराडेज सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस क्या बोलेगा, M1 इज प्रोपोर्शनल टू E1 एंड M2 इज प्रोपोर्शनल टू E2, क्योंकि आपने क्या पढ़ा, M इज प्रोपोर्शनल टू E किसी भी सब्सटेंस के लिए। तो यहां M1 इज प्रोपोर्शनल टू E1 मिल गया एंड M2 इज प्रोपोर्शनल टू E2, देयरफॉर M1 अपान M2 ये इक्वल मिल जाएगा E1 अपान E2 के। क्या मिला, M1 अपान M2 इक्वल्स टू E1 अपान E2। यहां से हम फैराडेज सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस का एक जनरलाइज्ड डेफिनेशन दे सकते हैं। देखिए क्या बोलता है फैराडेज सेकेंड लॉ, याद रहे क्या मिला, M1 अपान M2 यानी दो सब्सटेंसेस के मासेस जो रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड पर डिस्चार्ज हो रहे हैं उनका रेशियो इक्वल होता है उनके इक्विवेलेंट मासेस के रेशियो के, उन सब्सटेंसेस के इक्विवेलेंट मासेस के रेशियो के इक्वल होता है। यही है जनरलाइज्ड फॉर्म फैराडेज सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस का। देखिए क्या लिखा है आगे, इट इज क्लियर दैट if same current is passed through two different voltmeters connected in series for same time, then the ratio of masses of two substances discharged on respective electrodes is equal to the ratio of their equivalent masses। क्या बताया गया, अगर समान प्रबलता की विद्युत धारा समान समय के लिए दो भिन्न भिन्न वोल्टामीटरों के जो कि परस्पर श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, सीरीज में कनेक्टेड हैं, पास किया जाए तो अलग अलग इलेक्ट्रोडों पर डिस्चार्ज्ड सब्सटेंसेस का रेशियो उनके इक्विवेलेंट मासेस के रेशियो के इक्वल होता है, बराबर होता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, फैराडेज सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। याद रहे ये जनरलाइज्ड फॉर्म है। जो बेसिक फॉर्म था दैट इज M इज प्रोपोर्शनल टू E, किसी भी सब्सटेंस के लिए M दैट इज मास ऑफ सब्सटेंस डिस्चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स इक्विवेलेंट मास दैट इज E। क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल की बात की गई है, if same current is passed through copper and silver voltmeters connected in series for same time, मान लीजिए सेम करंट कॉपर और सिल्वर वोल्टामीटर से पास की जा रही है सेम समय के लिए, देन मास ऑफ कॉपर यानी कैथोड पर कॉपर किसी एक वोल्टामीटर में, जो कॉपर वोल्टामीटर है उसमें कॉपर डिस्चार्ज होगा, सिल्वर वोल्टामीटर में सिल्वर डिस्चार्ज होगा, तो मास ऑफ कॉपर अपन मास ऑफ सिल्वर इक्वल होगा इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर दैट इज ECU अपन इक्विवेलेंट मास ऑफ सिल्वर दैट इज EAG। तो याद रहे इस फार्मूले से न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। यहां पर कई बार मासेस तो अलग अलग सब्सटेंसेस के दिए होंगे, किसी एक का इक्विवेलेंट मास दिया होगा, दूसरे का पूछेगा, या दोनों सब्सटेंसेस के इक्विवेलेंट मास दिए होंगे, किसी एक का डिपॉजिटेड अमाउंट दिया होगा तो दूसरे का डिपॉजिटेड अमाउंट क्या होगा। ये न्यूमेरिकल्स आपसे यूजुअली पूछे जाते हैं, जिसको हम न्यूमेरिकल सेक्शन में डिस्कस करेंगे। ये देखिए यहां पर डायग्राम शो किया गया है, कॉम्बिनेशन ऑफ कॉपर एंड सिल्वर वोल्टामीटर्स इन सीरीज। सीरीज में कॉपर और सिल्वर वोल्टामीटर को कनेक्ट किया गया है। ये है कॉपर वोल्टामीटर, दो इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं जिसको पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़े दैट इज एनोड, नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा वो कैथोड बन गया। दूसरे में सिल्वर वोल्टामीटर, ये देखिए नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा ये कैथोड बन गया और पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा है एनोड बन गया। ये सीरीज में जुड़े हुए हैं वोल्टामीटर्स, दोनों से सेम करंट पास होगी क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन है यहां पर। ठीक है, सेम टाइम के लिए सेम करंट अगर पास किया जाए दोनों के कैथोड पर, याद रहे कॉपर वोल्टामीटर में कैथोड पर कॉपर डिपॉजिट होगा, सिल्वर वोल्टामीटर में कैथोड पर सिल्वर डिपॉजिट होगा, तो मास ऑफ कॉपर अपन मास ऑफ सिल्वर यानी डिपॉजिटेड कॉपर की मात्रा अपन डिपॉजिटेड सिल्वर की मात्रा इक्वल होगा इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर अपन इक्विवेलेंट मास ऑफ सिल्वर की। वही यहां शो किया गया है। Now, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स फॉर IIT, एम्स एंड नीट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को ध्यान में रखते हुए यहां जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आए हैं उनको हमने अलग कर दिया है। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इक्वल होता है 96,500 कूलम। याद रहे 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज किसके इक्वल होता है, 96,500 कूलम्स के, दैट इज कॉल्ड 1 फैराडे। द इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए सब्सटेंस, किसी सब्सटेंस का इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, तो
तो इक्विवेलेंट वेट इक्वल होता है मोलर मास ऑफ सब्सटेंस। अगर सब्सटेंस है मॉलिक्यूलर फॉर्म में है तो मोलर मास अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज और रिड्यूस ईच यूनिट ऑफ सब्सटेंस। सब्सटेंस के ईच यूनिट को ऑक्सीडाइज और रिड्यूस करने के लिए कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लग रहे हैं। तो इस रेशियो से हम कई बार इक्विवेलेंट मास निकालते हैं। करंट एम्पियर इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। याद रहे करंट क्या है, इलेक्ट्रिक करंट किसको बोलते हो, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज के फ्लो होने की रेट है, एक सेकेंड में यूनिट टाइम में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है थ्रू सॉल्यूशन, दैट इज करंट। क्लियर है। तो करंट एम्पियर इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज और 1 एम्पियर इक्वल होता है 1 कूलम पर सेकेंड, यानी 1 कूलम आवेश पास हो रहा है अगर एक सेकेंड में सॉल्यूशन से, तो कितना एम्पियर करंट वहां पर पास हो रहा है, दैट इज 1 एम्पियर। नाउ पावर वाट्स इसकी यूनिट है, इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन और कंजम्पशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी के प्रोडक्शन और कंजम्पशन की रेट है। कई बार न्यूमेरिकल्स इससे भी रिलेटेड कर देता है, इसलिए हमने इस पॉइंट को यहां ले लिया है। पावर दैट इज वाट्स इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन और कंजम्पशन ऑफ एनर्जी। वाट कितना होता है, तो 1 वाट इक्वल होता है 1 जूल पर सेकेंड। क्लियर है। अगर एनर्जी का प्रोडक्शन और कंजम्पशन एक सेकेंड में 1 जूल हो रहा है तो उसे आप क्या बोलते हो, 1 वाट बोलते हो। दैट्स इक्वल्स टू 1 वोल्ट एम्पियर। 1 वाट सेकेंड इज कॉल्ड 1 जूल। क्लियर है। एंड 1 किलोवाट आवर, याद रहे 1 किलोवाट आवर, जिसको जनरली आप 1 यूनिट बोलते हो। क्लियर है। जो आपके घरों में इलेक्ट्रिसिटी का जो है बिल आता है यूनिट में आता है, तो वह यूनिट क्या होता है, 1 किलोवाट आवर। ये इक्वल होता है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल के। क्लियर है। तो ये पावर से रिलेटेड कुछ रिलेशंस की हमने बात की, जिसको आगे हम चल करके न्यूमेरिकल्स में यूज़ करेंगे। क्योंकि ये फिजिक्स का भी टॉपिक है, फिजिक्स में बहुत डिटेल में पढ़ते हैं, इसलिए हम यहाँ बहुत ज़्यादा हाईलाइट उसको नहीं कर रहे हैं। तो आज के लेक्चर में आपने देखा कि फैराडे ने इलेक्ट्रोलिसिस से रिलेटेड जो क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट है उसको एक्सप्रेस करने के लिए 2 लॉज दिए, जिनको हम फैराडेज फर्स्ट लॉ एंड फैराडेज सेकेंड लॉ बोलते हैं। और इन दोनों से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में और बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम फैराडेज लॉज पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स लेकर के आएंगे। आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू।